तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-2f 1 से लेकर के 14 तक, n-1d ये 12 हो गए, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 50 नहीं भरना है तो 15 नहीं भरना है तो 14 ही भरना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। तो और मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैरामैग्नेटिक होंगे, कुछ कुछ को छोड़ देते हैं। दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3-3 है तो दोनों का कलर भी क्या होगा, सेम होगा। सल्फर से कराते हो तो ये बनेगा Ln2 और S3, फिर यहां पे कर लो 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 तो लेना नहीं है तो 5 नहीं लेना है तो आगे बढ़ जाओ, ये हो गया। और एक्टिनाइड में +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है। रेडियाई दोनों में एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है, रीजन वही है, लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेंगे, एक्टिनाइड में आपके एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर पे डी ब्लॉक को खत्म कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आपको पता है कि एनसीईआरटी में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को एक साथ रखा गया है, लेकिन मैं डी ब्लॉक को अलग से आपको पढ़ा दिया हूं और एफ ब्लॉक को एक अलग से लेक्चर बना के आपको दे रहा हूं। एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस आप लेक्चर को प्रॉपर देख लोगे ना तो आपका चैप्टर पूरे माइंड पे बैठ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एफ ब्लॉक है क्या, एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। जैसे आपको ये बात बखूबी पता है कि अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल पे चला जाता है वो उसी ब्लॉक का मेंबर बन जाता है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल पर गया तो एस ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल पर गया तो पी ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल पर गया तो डी ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल पर गया तो वो एफ ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा। तो एफ ब्लॉक को आप डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-2f सबसेल। अच्छा, n-2f सबसेल को और किन नाम से जानते हैं हम लोग? एंटी पेनाल्टीमेट सेल, है ना, एंटी पेनाल्टीमेट। n-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेनाल्टीमेट, है ना, एंटी पेनाल्टीमेट एफ सेल कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही है। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे जो ब्लॉक होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स present bottom of the periodic table, ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद होता है। आपने देखे भी होंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, तो नीचे में होता है सेरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक और थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, है ना। तो ये दो पीरियड्स के अंदर में आते हैं, एक होता है 6 पीरियड पर और एक होता है 7 पीरियड पर, ठीक है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? एफ ब्लॉक का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2f 1 से लेकर के 14 तक, n-1d 0 से लेकर के 1 तक, और ns हो जाएगा 2, ठीक है। n = 6 तो हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और n = 7 पर हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आप ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल पर जाता है और वो डी सब सेल पार्शियली फिल्ड होते हैं तो उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे।
अब ट्रांजिशन एलिमेंट का इनर, कहने का मतलब भाई ये पार्शियली फिल्ड था तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला था, और अगर ये पार्शियली फिल्ड हो जाए और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल पर चला जाए तो उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना चाहिए? एफ सब सेल पर जाना चाहिए। इसलिए हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन लिख रखा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट ट्रांजिशन सीरीज विथ इन ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ट्रांजिशन सीरीज की जितनी भी क्राइटेरिया हैं उस सारे क्राइटेरिया को आपको इस्तेमाल करना है और साथ में इंक्लूड भी करना है क्या, एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-2 एफ सबसेल। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो क्राइटेरिया है उसके साथ साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल पे इंटर करता है तो एक साथ हम लोग नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ध्यान देना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक को कहते हैं। ठीक है ना? अब देखें जरा, अगर आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को क्लासिफाई करें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये दो टाइप का होगा। दो टाइप कहने का मतलब इसको दो सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग। एक होगा हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज जो सीरियम से स्टार्ट होगा और ल्यूटोशियम तक जाएगा। एटॉमिक नंबर ये 58 से स्टार्ट होंगे और 71 तक जाएगा। टोटल 14 एलिमेंट होंगे यहां पर। और दूसरा होगा हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज, और ये स्टार्ट होगा थोरियम से लॉरेंसियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक। इसको आप चाहें ना तो 4F सीरीज भी कह सकते हैं, 4F सीरीज भी कह सकते हैं, और इसको चाहें तो आप 5F सीरीज भी कह सकते हैं। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां 5F पे एंटर करेगा और यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4F पे एंटर करेगा। तो एक बार पूरी बात सुन लो, मैंने क्या बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर F सब सेल पर इंटर करता है या एंटी पेनाल्टीमेट F सेल पर इंटर करता है तो वैसे एलिमेंट को हम लोग F ब्लॉक की कैटेगरी पर रखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको लिखवा दिया। और एक टर्म आया जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट था, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की सारी क्राइटेरिया आपको लेके चलनी है और लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल पर कंसीडर करके चलना है, तो वैसे सिचुएशन पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दो सीरीज पर क्लासिफाई होगा, एक होगा लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा होगा एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक जाएगा और वहीं पे एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक जाएगा। इसको जरा कॉपी करो, फिर इससे आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को डिस्कस करना है लैंथेनाइड सीरीज के बारे में। देखो, लैंथेनाइड सीरीज को हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इसको आप चाहें तो 4F सीरीज भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4F सीरीज भी कह सकते हैं। दिस इज 4F सीरीज, है ना। और क्यों 4F सीरीज बोला जाता है? क्योंकि इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4F सबसेल पर इंटर करता हुआ नजर आएगा। इसलिए इन सारे एलिमेंट को हम लोग 4F सीरीज के अंदर में कंसीडर करते हैं। और इस सीरीज का पहला जो एलिमेंट होता है वो सीरियम होता है। अब सवाल ये आएगा, सर तो लैंथेनम या लैंथेनाइड्स क्यों नाम देते हैं? अब पीरियोडिक टेबल जब गौर से देखोगे ना तो यहां पे सीरियम से पहले लैंथेनम लिखा होता है, La लिखा होता है। अब देखना पीरियोडिक टेबल पे, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर लैंथेनम पहला एलिमेंट है इसलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंथेनाइड्स इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि लैंथेनम जो है आपका जो डी ब्लॉक मेटल्स का पार्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से मैच करती है जो लैंथेनाइड सीरीज में होते हैं। समझ रहे बात को? तो लैंथेनम पहला एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज का नहीं है। पहला एलिमेंट कौन है? सीरियम। तो लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज सीरियम, प्रोमिथियम इन सब से मैच करती है ना। इसीलिए हम लोग सीरियम के साथ लैंथेनम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक ना। अब यहां पे ध्यान देना, हमने आपको एक बात बोला कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F सबसेल पर इंटर कर जाए वो आपका लैंथेनाइड सीरीज कहलाता है या 4F सीरीज कहलाता है, जिसको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं।
अब जितने भी एलिमेंट 4f सीरीज पर आएंगे वो सारे एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आप खुद सोच करके देखो कि अगर वो हाईली रिएक्टिव होंगे तो क्या वो कभी फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा भाई। जब भी एग्जिस्ट करेगा वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हमने 2 पॉइंट लिख रखा है यहां पे, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4f सबसेट कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स। 4f सबसेट पे एंटर कर रहा है इसलिए इसको लैंथेनाइड्स बोल रहे हैं। लैंथेनाइड्स आर रिएक्टिव एलिमेंट, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सो दैट डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये कभी भी आपके फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब लैंथेनाइड्स के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट को माइंड में रखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये स्टार्ट होता है 58 एटॉमिक नंबर से और खत्म होता है 71 एटॉमिक नंबर से। टोटल ये 14 होंगे, आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 59 होगा, इसका 60 होगा, इसका 61 होगा, इसका 62 होगा, इसका 63 होगा, इसका 64 होगा, 65 होगा, 66 होगा, 67 होगा, फिर ये 68 होगा, 69 होगा, 70 होगा और फिर ये क्या होगा, 71 होगा। याद कैसे रखेंगे इसको? तो याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। सीई को मैं कह रहा हूं साइकिल, दिस इज साइकिल, है ना। इसको मैं कह रहा हूं पर और इसको मैं कह रहा हूं नंदू, तो साइकिल पर नंदू हो जाएगा। इसको मैं कह रहा हूं पीएम और इसको मैं कह रहा हूं से, तो साइकिल पर नंदू पीएम से, पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, है ना, पीएम से मिलने, मिलने फॉल्स है, मिलने यहां पे मैं फॉल्स लगा रहा हूं। साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यूं गया, यूं गया, तभी तभी डाई हो गया, डाइड मतलब मर जाना, डाइड हो गया, हो गया, गया यहां पे फॉल्स है ना, डाइड हो गया इंजीनियर, 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 तुम ये भी लूट लो, तुम ये भी लूट लो। ठीक है, तो 2-3 मरतबा इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सिंपल सा है, साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यूं गया, तभी डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यूं गया, तभी डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। तो सिंपल तरीका है, आप इसको याद रख सकते हैं। मैटर फंसता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं ट्रिक सिखा दे रहा हूं आपको ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर लो। ठीक है, किसका? लैंथेनाइड सीरीज का। पहली चीज तो ये है कि अगर आप लैंथेनाइड सीरीज लेके चलते हैं तो n का वैल्यू कितना सोचना पड़ेगा? 6 सोचना पड़ेगा, यानी कि 6 - 2 f 1 से लेके 14 तक, फिर 6 - 1 d 0 से लेकर के 1 तक, और फिर होगा यहां पे 6s2। यानी अगर इसको आप सॉल्व करके देखते हैं ना तो ये मिल जाएगा 4f 1 से लेके 14, 5d 0 से लेकर के 1 और 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो सब में पहले जेनन लगा देना, यहां भी जेनन है, यहां भी जेनन है, यहां भी जेनन मिलेगा। ठीक है, सब में आंख बंद करके आप जेनन लगा दो, जेनन, इसमें भी आप जेनन लगा दो, सारे एलिमेंट में पहले आप जेनन लगाओ। एकदम स्टेप फॉलो करना, आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। जेनन, यहां भी हो गया जेनन, यहां पर भी हो गया जेनन, यहां भी जेनन, यहां पर भी जेनन और यहां पर भी जेनन, सब में जेनन हो गया। अब सब में जेनन लिखने के बाद सब में इंक्लूड करो 4f, 5d और 6s, सब में इंक्लूड करो 4f, 5d और 6s। यहां 4f होगा, सॉरी, यहां पे लिखना होगा 4f, 4f, 5d और 6s। यहां भी लिखो 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s, सब में लिखना है ना, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s,
4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d और 6s, इतना कर सकते हैं। अब s में सारे में 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां भी दो, सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, सब में भर दो। चलिए ये काम भी हो गया। 3 स्टेप किए, सब में पहले जनरल लगाए, फिर सब में 4f 5d और 6s लगाए, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप में s में सारे में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब d की बारी है। d देखो, पहले तो आप सीरियम में D1 रखो, फिर 7वां एलिमेंट में आप D रखो, मतलब D में 1। पहले देखो ध्यान से, सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, फिर इसके बाद 7वां एलिमेंट के बाद फिर से एक बार 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी एक बार 1 दो, और फिर 7वां एलिमेंट में एक बार 1 दो। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो D1 कहां कहां मिला, देखो तो D1 आपको रखना है कहां कहां पर। एक तो रखना है आपका 58 पर, एक रखना है आपको 64 पर, और एक रखना है आपको 71 पर। और याद रखने का सिंपल तरीका, पहले पे रखें, फिर इसके बाद 7वें एलिमेंट के बाद रखेंगे, उसके बाद फिर से 7वें एलिमेंट के बाद रखेंगे, ठीक है। तो इसका 7वें में आ जाएगा आपका GD, और इसका 7वें फिर आ जाएगा ल्यूटोशियम, ठीक है। अब थर्ड में क्या करना है, F में आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ये नहीं भर सकते, बाकी आप भर सकते हैं। जैसे देखो, F में 1 भरे, 2 नहीं भरना है ना, 2 नहीं भरना है तो 3 भरो। ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 8 नहीं भरना है तो फिर से 7 भर दो। उसके बाद देखो 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गए, ये 12 हो गए, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। 15 नहीं भरना है तो 15 नहीं भरना है तो 14 ही भर दो। समझ रहे बात को ना। बाकी जो D बच गया वहां पे 0 0 लगा दो, आपकी कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाएगी। कितना सिंपल सा है, बस आप कुछ ट्रिक माइंड में रखोगे ना तो आसानी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्या क्या तरीका मैंने बताया, पहले सारी एलिमेंट में आप जनरल लिख दो, उसके बाद सारी एलिमेंट में 4f 5d और 6s रख दो, फिर s में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर D 1 कहां कहां मिलेगा, 58 में 1 मिलेगा, फिर इसका 7वें एलिमेंट में 1 मिलेगा, फिर 7वें एलिमेंट के बाद 1 मिलेगा। मतलब 58 पे, 64 पे और 71 पे D पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उतना भर दिए। और उसके बाद F को भरना चालू करो। F में क्या क्या नहीं यूज करना है, आप 2 नहीं यूज कर सकते, 8 यूज नहीं कर सकते, और 15 यूज नहीं कर सकते। तो हमने स्टार्ट किया 1 2 नहीं यूज करना है ना, तो हमने 3 रख दिया, 3 4 5 6 7, फिर 8 यूज नहीं करना तो 7 को रिपीट कर दिए, फिर 9 10 11 12 13 14, 15 यूज नहीं करना तो 14 को फिर से रिपीट कर दिए। आपकी कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई। कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा था, इसको अच्छे से देखोगे। कॉपी करो, फिर आगे और मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज। देखो, जब आप लैंथेनाइड सीरीज में सीरियम से ल्यूटेशियम तक आते हो, कहां तक, ल्यूटेशियम तक, तो साइज आपका रेगुलरली डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने के पीछे रीजन ये होता है, साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको मैं डी ब्लॉक में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिखा चुका हूं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो लैंथेनाइड सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मैं लिख देता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 4f सीरीज,
सीरीज साइज डिक्रीजेस। रीजन क्या है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। सुनते रहो, मानियो बैठते रहेगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पूरे लैंथेनम सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इसलिए इसको Ln+3 कहते हैं। Ln+3 कहने का मतलब Ln बोले तो लैंथेनम सीरीज, और इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी? +3 मिलेगी। ठीक है, बट कभी कभी sometime also exist +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी +2 भी आपको देखने को मिलेगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों +2 या +4 के पास ये क्षमता है, टेंडेंसी है कि वो किसी भी वक्त +3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं पॉइंट लिखूं यहां पे, बोथ +2 and +4 have tendency to convert into +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के पास क्षमता है कि वो +3 तक जा सकता है। जैसे लैंथेनम +2 है तो ये किसी भी क्षण में आपका लैंथेनम +3 तक जा सकता है, और अगर मान लो लैंथेनम +4 है तो किसी भी वक्त ये लैंथेनम +3 तक जा सकता है। अब जरा सोचो, लैंथेनम +2 से लैंथेनम +3 जा सकता है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, तो जितने भी लैंथेनम +2 वाले होंगे वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मैं कंसीडर करता हूं यहां पे Sm+2, अगर मैं बात करता हूं Yb+2 की, तो ये दोनों आपका मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इनके पास क्षमता है कि किसी भी वक्त वो +3 में जा सकता है, और उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। इसका ठीक रिवर्स आप चलते हैं, Ln+4 के पास या लैंथेनम +4 के पास भी क्षमता है कि वो +3 तक जा सकता है। अब +4 से +3 जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन आप कहते हो रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होती है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, जैसे कि Sm+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, Yb+4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना? तो ध्यान देना, Ln+2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और Ln+4 वाला आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको जरा कवर करो, उसके बाद फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटेड में। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट सही है कि +3 कॉमन होती है, लेकिन कभी कभी +2 और +4 भी शो कर देता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो क्षमता है ना, वो रेगुलर ट्रेंड पे नहीं होती है, इररेगुलर होती है, वेरीज करती है, और वेरीज करेगी ड्यू टू एम्पटी ऑर्बिटल, मतलब 4f0 स्टेट कहीं देखने को मिल जाए, या हाफ फील्ड देखने को मिल जाए, 4f7 केस देखने को मिल जाए, या आपका फुल फील्ड या फिर 4f14 का केस देखने को मिल जाए। तो ये 3 केस अगर दिखता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन +3 कॉमन ही रहेगा आपका, और स्टेबिलिटी भी रहेंगे, चेक करेंगे कैसे कैसे, है ना? तो यहां पे लिखा है पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इररेगुलरिटीज अराइज मेनली फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड F सबसेल। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनम या गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम आर स्पेशली स्टेबल। इसका +3 स्टेबल होता है, जैसे लैंथेनम +3 में हो जाए, GD +3 में हो जाए, ल्यूटेशियम +3 में हो जाए, तो ये स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा?
क्योंकि लैंथनम के केस में 4f0 का केस है, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। आपको पता है ये स्टेबिलिटी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा +3 वाला। फिर GD+3 है तो यहां पे 4f7 का केस देखने को मिलेगा, हाफ फील्ड की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर यहां पे है 4f14, ये फुल फील्ड की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मैं लिख रखा है यहां पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड f ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये +3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल, इसका +3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और इसका +3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सीरियम टर्बियम आल्सो एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ड्यू टू 4f0 एंड 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। देखो सीरियम आप बात करते हो, सीरियम +4 के केस में आपको 4f0 का केस देखने को मिलेगा, और Tb+4 में आपको 4f14 का केस देखने को मिलेगा। फिर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं लैंथनम में या लैंथनाइड सीरीज में जो +2 भी शो कर सकते हैं। यहां पे लिखा है यूरेपियम इट्रीबियम कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू 4f7 एंड 4f14 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर आप बात करते हैं यूरेपियम की, दैट इज EU, तो इसका +2 ज्यादा स्टेबल है, और इसके साथ साथ इट्रीबियम, इसका भी +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों इसका +2 ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहां पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, और इट्रीबियम का +2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पे आपको 4f14 स्टेट देखने को मिलेगा। देख सकते हो ना, तो ये पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कब कब होना है? एम्प्टी ऑर्बिटल पर, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पर और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पर। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं, PrNdDy आल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसका जो ऑक्साइड्स होंगे ना उसका फॉर्मूला MO2 होगा। क्या होगा? MO2 होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, डायरेक्ट माइंड में रखना और याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी इंपैक्ट करेगा बाय एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से मैंने इसको समझा दिया है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक नेचर दो होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक और दूसरे होते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और डायमैग्नेटिक डिपेंड करता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डायमैग्नेटिक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। अब लैंथनम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब आपका पैरामैग्नेटिक शो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पॉइंट लिख रखा है यहां पे कि ऑल M+3 को चाहे ना, M+3 को चाहे आप, M+3 को तो आप चाहे तो लिख सकते हैं लैंथनम +3। ये पूरे लैंथनाइड सीरीज की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, ऑल M+3 ऑफ लैंथनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? मैंने बताया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल्स, एक्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको डायमैग्नेटिक नेचर दिखाई देगा। अब डायमैग्नेटिक चेक करने का बहुत आसान तरीका है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, है ना। जैसे कि आप लैंथनम +3 की बात करते हैं, तो लैंथनम +3 के केस में 4f0 यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप Ac+4 की बात करते हैं तो यहां भी 4f0 का केस आएगा, मतलब यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। फिर उसी तरीके से जैसे Yb+2 है तो इसमें 4f14 का केस है। ल्यूटेशियम की बात करें तो यहां भी 4f14 का केस है, तो यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका भी +3 है लेकिन डायमैग्नेटिक है, इसका भी +3 है लेकिन डायमैग्नेटिक है। इसलिए मैं बोला
कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोस्टली पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो डायमैग्नेटिक शो करेगा, जैसे सेरियम और लैंथनम +3 वाले, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ल्यूटेशियम +3 वाले ये भी डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा आपको न्यूडिनियम में देखने को मिलेगा। कहां पर? न्यूडिनियम पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट की सक्सिबिलिटी ये ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड सीरीज। ये छोटे छोटे पॉइंट डायरेक्ट आप माइंड में रखना। द मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड्स इज रिलेटिवली हायर देन लैंथेनाइड्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सा फंडा है, पैरामैग्नेटिक वो होगा जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैरामैग्नेटिक होंगे। कुछ कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ कुछ को छोड़ना है तो किसको छोड़ो? लैंथनम +3 छोड़ो, ल्यूटेशियम +3 छोड़ो। इसकी +3 स्टेट है, इसकी भी +3 स्टेट है, लेकिन है ये डायमैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कलर फॉर्मेशन। देखो, कलर शो करने का हम लोग डी ब्लॉक में 2 रीजन पढ़े थे। एक था डीडी ट्रांजिशन और दूसरा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, मोस्ट ऑफ दी एफ ब्लॉक मेटल आयंस ये आपके कलर्ड शो कर सकते हैं। रीजन होगा यहां पे एफ एफ ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में था डीडी ट्रांजिशन, यहां होगा एफ एफ ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना मस्ट था कलर शो करने के लिए। यहां भी ट्रांजिशन के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे चेक करेंगे तो एफ ऑर्बिटल पर, डी में क्या था? डी ऑर्बिटल पर। ठीक है ना, तो यहां पे कलर शो करेंगे ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। ठीक है, इसलिए लिखा हूं मैं, मेनी लैंथेनाइड्स आयन आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन एंड ऑन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, नहीं बल्कि एफ ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पे पार्शियली फिल्ड रहेगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, और एफ ऑर्बिटल पे पार्शियली फिल्ड होगा तो एफ एफ ट्रांजिशन होगा। तो डी ब्लॉक का कलर फॉर्मेशन डी डी ट्रांजिशन की वजह से, एफ ब्लॉक का कलर फॉर्मेशन एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है कि 4f0 एंड 4f14, भाई यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f14 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो एफ एफ ट्रांजिशन होगा नहीं, और एफ एफ ट्रांजिशन होगा नहीं तो कलर बनेगा नहीं। इसलिए बोला जा रहा है कि F0 और F14 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगा और कलर नहीं बनेंगे, तो सिंपल क्या दिखेगा? कलरलेस दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं ल्यूटेशियम +3 की तो 4f14 आ रहा है, दिस इज कलरलेस। YB+2 4f14 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कलरलेस। सीरियम +4 4f0 का केस आएगा, कलरलेस। यहां पे कलरलेस दिखेंगे, है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो एफ एफ ट्रांजिशन होगा नहीं। फिर यहां पे कॉन्सेप्ट सेम कलर का भी आ जाता है। देखो, सेम कलर का, सेम कलर, तो सेम कलर कब होगा? जब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, और सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब दिखेगा? जैसे मान लो आपके पास 4fn का केस है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब सेम कब मिलेगा? 4f14-n पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं n का वैल्यू 3 है। n का वैल्यू कितना? 3 है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आप उसको कह सकते हैं, है ना। मतलब 4f3 में कितने ऑर्बिटल हैं? टोटल 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और एक ले लो 7। यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसी का एक लेते हैं 4f14-3, तो 14-3 कहने का मतलब 11। अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी 3 मिला। तो इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है? 3।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा 3। अब दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 3 है तो दोनों का कलर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो सेम कलर देखना हो तो सिंपल वहां पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए, आप इसको फटाक से कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको मैंने बताया कि साइज क्या होता है, डिक्रीज। और आप ये जानते हैं कि साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, मतलब साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेंगे, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, क्योंकि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन पावर बढ़ेंगे। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा तो डिक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा तो इंक्रीज होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा तो डिक्रीज होगा। मतलब ये मैं सीरियम से जा रहा हूं ल्यूटेशियम तक, तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शंस है, आओ जरा बात करते हैं। लैंथेनम का स्टेट मोस्टली कितना है, +3। ठीक है, तो लैंथेनम +3 को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनना चाहिए, तो Ln3O2 बनना चाहिए, सॉरी Ln2O3, Ln2O3 जो कि एक प्रकार का बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। फिर अगर Ln+3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेगा LnOH का होल थ्राइस, LnOH का होल थ्राइस, और ये भी आपके पास बेसिक नेचर का होगा, ये भी बेसिक नेचर। सब में लैंथेनम की स्टेट +3 है, यहां भी और यहां भी। ठीक है ना, अगर आप हैलोजन से कराते हो तो लैंथेनम Lnx3 होगा, यहां पे X के जगह पर आप चाहें तो क्लोरीन ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन से कराओगे तो बनेगा Ln2C3 या फिर ले सकते हैं Ln3C। अगर आप नाइट्रोजन से कराओगे तो बनेगा Ln3N3, और अगर आप इसको हिट कर दो ना वाटर के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा LnOH का होल थ्राइस, और साथ में रिलीज कर देगा अमोनिया। ठीक है, ना इसको सल्फर से कराते हो तो ये बनेगा Ln2 और H3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। लैंथेनम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, कार्बन के साथ रिएक्शन, कार्बन वाला ध्यान देना, ठीक है, कार्बन वाला ध्यान देना थोड़ा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन और सल्फर के साथ रिएक्शन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, कैसे कर रहा हूं मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हो। जैसे लैंथेनम का स्टेट क्या था, +3, ऑक्सीजन का क्या था, -2, इसको इंटरचेंज कर रहे थे हम लोग तो बना था Ln2 और O3। उसी तरीके से आप यहां सोचे हो, उसी तरीके से आप यहां सोचे हो, जैसे Ln और OH था तो Ln और OH, OH का स्टेट -1 और इसका +3, इंटरचेंज कर दो तो LnOH का होल थ्राइस हो जाएगा। कर सकते हो, तो इस तरीके से रिएक्शंस आपको सोचना पड़ेगा। इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनाइट्स। देखो एक्टिनाइट्स में क्या होगा, ये 4f ब्लॉक का ही पार्ट है, बट इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल पर जाएगा। 5f सबसेल पर जाएगा तो एक्टिनाइट बोलेंगे, और 4f सबसेल पर जाएगा तो लैंथेनाइट बोलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूं यहां पे द f ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5f सबसेल कॉल्ड एज एक्टिनाइट्स। ठीक है, या फिर इसको आप चाहें ना तो 5f सीरीज भी कह सकते हैं। 5f सीरीज कौन कौन से एलिमेंट है, तो एलिमेंट यहां पे लिखा हुआ है, ये स्टार्ट होगा 90 से और खत्म होगा 103 तक। ठीक है, 90 यानी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये हो गया 100, 101 एंड 102, और ये हो गया 103। ठीक है,
अगर आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहां पर n का वैल्यू कितना सोचना है, 7 सोचना है। तो क्या हो जाएगा 7 - 2 f 1 से लेकर के 14 तक, 7 - 1 d 0 से लेकर के 1 तक, और फिर हो जाएगा 7s। सॉल्व करके देखें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5f 1 से लेकर के 14, फिर हो जाएगा आपके पास 6d 0 से लेकर के 1, और फिर होगा आपके पास 7s2। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखिए। उससे पहले एलिमेंट जो है उसको याद कैसे रखोगे ये मैं बता देता हूं। इसको मैं कहूंगा थोड़े थोड़े। ये हो गया आपके पास पहलवान, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, यूं निपटेंगे, निपटेंगे। ये हो गया पुराने, पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, बिकेंगे। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन, आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर 1, फेमस मदारी, मदारी नंबर 1 लाया। इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर 1 लाया। 2-3 मरतबा पढ़ोगे माइंड में बैठ जाएगा। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर 1 लाया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहां पे इस्तेमाल करना रेडॉन। सब में आपको पहले रेडॉन लिखना है। यहां भी आरएन, यहां भी आरएन, यहां पे भी होगा आरएन, यहां पर भी होगा आरएन, यहां भी लेके चलेंगे आरएन। हर जगह पर आपको सबसे पहले रेडॉन यानी आरएन को लिखना है। आरएन, 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 आरएन। यहां भी होगा आरएन, 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 आरएन। ठीक है, और उसके बाद 5f 6d और 7s सब में लिखना है। 5f 6d 7s, 5f 6d 7s, 5f 6d 7f, फिर होगा 5f 6d 7s, फिर होगा आपका 5f 6d 7s, फिर होगा आपका 5f, सॉरी क्या होगा 5f 6d और 7s, अगेन होगा 5f 6d 7s, फिर होगा 5f 6d 7s, फिर होगा आपका 5f 6d 7s, फिर होगा आपका 5f 6d 7s। यहां भी आप इंसर्ट करो 5f 6d और 7s, यहां भी करो 5f 6d और 7s, यहां भी करो 5f 6d और 7s, यहां भी करो 5f 6d और 7s। इतना कर लिए। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि हर एक s के ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर देना है। मतलब ये हर एक s में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। पहले हर एक s में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। सारे s में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, d को भरना है। तो याद रखना थोड़ा सा D2 सिर्फ एक केस में देखने को मिलेगा आपको, वो है आपका थोरियम 90। इसमें आपको d में 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलना है। d में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद 2 के बाद 3 बार a लगाएंगे, 3 बार 1 लगाएंगे, सॉरी 2 के बाद 3 मरतबा क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। उसके बाद 2 मरतबा d पे 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 लगाएंगे एक बार, और एक बार 1 लगाएंगे लास्ट में। बाकी सब पे 0 ही रहेगा। यहां भी 0, यहां पे 0, 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। क्या किए, ध्यान से सुनना। हमने D2 एक ही एलिमेंट के लिए अप्लाई किया है, वो है थोरियम, जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, 90 है। अब D1 वाला केस जो होगा, D1 वाला केस आपको स्टार्ट करना 91 से, 91, 92, 93, 3 टर्म दे दिए। उसके बाद 2 0 होगा, उसके बाद फिर से 1 आएगा।
और एक 1 फिर जाएगा लास्ट में, ठीक है। मतलब 1 आपको देखने को मिल रहा है 91 पे, 92 पे, 93 पे, ठीक है। फिर एक बार 1 आपको देखने को मिलेगा 96 पे, और एक 1 आपको देखने को मिलेगा 103 पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, पहले S को पूरा भर दो, फिर D2 कहां पर होगा, एटॉमिक नंबर 90 पे, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, माइंड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। D में 2 रख दो, बाकी उसके बाद 1 भरना है D पे, तो 3 बार 1 कर लिए, उसके बाद 2 बार 0 कर लिए, उसके बाद 1 बार 1, फिर सब में 0 और लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। अब F कैसे भरोगे, तो F में याद रखना 1 का इस्तेमाल नहीं होगा, आप 5 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 8 का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 15 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब F ऑर्बिटल में इंक्लूड नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, ठीक है। जैसे यहां पे F पे 0 हो गया, 1 इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर यहां पे कर लो 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 तो लेना नहीं है, तो 5 नहीं लेना है तो आगे बढ़ जाओ, ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7, फिर से ले लो 7, फिर हो गया 8, 8 तो लेना नहीं है, 8 के जगह पे 7 ले चुके हैं, फिर यहाँ पे 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 14, ठीक है। तो कौन कौन एलिमेंट कौन कौन इलेक्ट्रॉन F में कंसीडर नहीं होंगे, फर्स्ट 5, 8 और 15, मतलब F में आपको 1, 5, 8 और 15 को कंसीडर नहीं करना है। 1 के जगह पे 0 इस्तेमाल हो रहा है, 2 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4 के बाद 5 नहीं लेना है तो 6 ले लिए, 6 के बाद 7 और फिर से 7, यहां पे देखो 7 7 क्यों हो रहा है, हाफ फील्ड की वजह से, ठीक है। फिर होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर क्या होगा 14, 15 की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, 14 इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है आपका कॉन्फ़िगरेशन करने का, कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले सारे में हमने रेडॉन को लिखा, उसके बाद सारे में 5F, 6D और 7S को लिखा, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन सब में दिए, D में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह पर आएगा थोरियम के केस में, और उसके बाद 1, 1, 1 3 टर्म, फिर 2 बार 0, उसके बाद फिर से 1 और फिर लास्ट में 1, इतना कर सकते हैं। और फिर F को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 इस्तेमाल नहीं होगा, 5 इस्तेमाल नहीं होगा, 8 इस्तेमाल नहीं होगा और 15 इस्तेमाल नहीं होगा। सिमिलर तरीके से हम लोग देख चुके हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। बस इतना चीज को माइंड में रखो, कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन नंबर वाला या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड सीरीज की भी जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन +3 ही होता है। मतलब लैंथेनाइड का भी +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, और एक्टिनाइड सीरीज की भी एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। बट sometime also show आपको +4, +5, +6, +7 ये सब भी आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे, लेकिन इन जनरल आपको कॉमनली +3 सारे एलिमेंट के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, जैसे एक्टिनम, इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, थोरियम के लिए +3 बात नहीं होता बाबू, इसको माइंड में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहां पे भी +3 होगा, इसका भी +3 पॉसिबल है, 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 इसका भी +3 पॉसिबल है। जितने भी हैं सबका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगा एक्टिनाइड सीरीज के लिए, ठीक है। सारे एलिमेंट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। इसके बाद +4 भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो +4 कहां कहां मिल सकता है, तो +4 आपको देखने को मिलता है थोरियम से। देखो ये +4, इसके बाद ये भी +4 शो कर सकता है, ये भी 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 शो कर सकता है और ये भी शो कर सकता है। तो +4 आपको थोरियम से लेकर के बीके तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, थोड़े से लेकर के बिकेंगे तक। उसके बाद +5 आपको देखने को मिलेगा यहां से पहलवान से, ये +5 होगा,
इसका भी +5 हो सकता है, इसका भी +5 हो सकता है, इसका भी +5 हो सकता है और इसका भी +5 हो सकता है। ठीक है, मतलब +5 पहलवान से लेके आम तक ये आपको देखने को मिलेगा। फिर +6 आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम से। +6 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, +6 भी आम आपको देखने को मिलेगा, मतलब यूरेनियम से लेकर के आम तक +6 आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे +7 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। तो आप देखिए एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट लगभग वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट +4 भी जाता है, +5 भी जाता है, +6 भी जाता है, +7 भी जाता है। +4 आप देखना थोरियम से लेकर के बीके तक है, बीके बोले तो बिकेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, है ना। फिर पहलवान से लेकर के आप यहां पर आम तक देखोगे तो आपको +5 दिखेगा। फिर यूरेनियम से लेकर के आम तक देखो +6 हो जाएगा। फिर है ना निपटेंगे, पुराने आम निपटेंगे के लिए +7 हो सकता है, पुराने के लिए भी +7 हो सकता है। तो ध्यान देना लैंथेनाइड के लिए भी +3 होगा, एक्टिनाइड के लिए भी +3 होगा। लैंथेनाइड में +2 और +4 भी देखने को मिलता है और एक्टिनाइड में +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग इनके बीच में सिमिलैरिटीज को देखेंगे कि आखिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज भी है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट। देखो दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है। सबसे पहले लैंथेनाइड्स की बात करते हैं, तो लैंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4f सबसेल पे जाता है, इसीलिए हम लोग इसको 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। जबकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं, 5f सबसेल पर जाता है, इसलिए इसको हम लोग 5f सीरीज के नाम से जानते हैं। मतलब ये 4f सीरीज है और ये आपके पास 5f सीरीज है। ठीक है, इसके बाद है अगर लैंथेनाइड्स की बात करते हैं या लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट की बात करते हैं, तो इनमें सिर्फ एक एलिमेंट है प्रोमिथियम, सिर्फ है प्रोमिथियम, जो सिंथेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है, सिंथेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है। जबकि एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो सब के सब आपके रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक रेडिएशन को इमिट कर सकता है, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव नेचर शो करेगा, जबकि लैंथेनाइड्स में सिर्फ प्रोमिथियम ही ऐसा है जो रेडियो एक्टिव नेचर है और साथ साथ ये सिंथेटिक भी है, मतलब सिंथेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लैंथेनाइड्स की, तो लैंथेनाइड्स के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी +2 भी आपको दिखने को मिल जाएगा और +4 भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे Sm+2 भी आपको देखने को मिल जाता है और Sm+4 भी आपको देखने को मिल जाता है ना। उसी तरीके से आप एक्टिनाइड सीरीज की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन कभी कभी +4 भी, +5 भी और +6 भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो अभी हम लोग जस्ट देखे भी हैं उसको। इसके बाद और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट के पास भी कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता होती है और एक्टिनाइड सीरीज के पास भी जो एलिमेंट है उनके पास भी क्षमता होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। लेकिन लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट के पास कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता कम होती है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट के पास कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। मतलब लैंथेनाइड्स एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बहुत कम सम बनाएगा, जबकि एक्टिनाइड्स एलिमेंट कॉम्प्लेक्स आपका बना सकता है ज्यादा। अब मोस्ट ऑफ दी तो आपको पता है, मैं डी ब्लॉक में बता चुका हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक मेटल्स आपका कॉम्प्लेक्स आसानी से बनाता है, ग्रेट टेंडेंसी होती है वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, इसकी जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। आपको मैं अभी जस्ट बताया हूं कि बेसिक जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पे लिखा है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक इन नेचर, जबकि इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट को लेकर के। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं दोनों के बीच में। ठीक है,
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसको भी देखते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहला है कि लैंथेनाइट सीरीज की बात करो या एक्टिनाइट सीरीज की बात करो, दोनों ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेकर के चलते हैं। इसलिए पहला सिमिलैरिटीज है बोथ सोर्स ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन इज +3। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंथेनाइट सीरीज हो या एक्टिनाइट सीरीज हो, दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा? +3 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई दोनों मेटल है ना, लैंथेनाइट्स भी मेटल है और एक्टिनाइट्स भी मेटल है, तो मेटल के पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, लैंथेनाइट्स भी और एक्टिनाइट्स भी। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में आपको देखने को मिलेंगे, लैंथेनाइट्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एक्टिनाइट्स में भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मजेदार बात यह है कि चाहे वो लैंथेनाइट्स की बात करो या एक्टिनाइट्स की बात करो, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख रखा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ देम, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों ही केस में आपको पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद दोनों में आपको कलर देखने को मिलेंगे, और कलर शो करने का रीजन मैं आपको बताया, FF ट्रांजिशन है ना। यहां पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द केटायन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन, और FF ट्रांजिशन होने के लिए पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिशन तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोथ ऑफ देम सो स्टडी डिक्रीज इन देयर आयोनिक रेडियाई, दोनों में एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है, रीजन वही है, लैंथेनाइट्स में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेंगे, एक्टिनाइट में आपके एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा आप कॉपी कर लो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आज आपको एफ ब्लॉक की पूरी बातें समझा दी, डी ब्लॉक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ ब्लॉक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको दोनों ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप बेशक हमसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।